हे गाइस, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल मेथड्स की एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोगों ने अलग-अलग टॉपिक्स को कवर करा था। पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, जहां हमने बोला था हम लोगों ने गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मॉन्टेस्क्यू के थ्योरी के बेसिस पर। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सैलाइएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सैलाइएंट फीचर्स का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ खुद की, मैं विभोर हूँ। ठीक है, मेरा मेरा कुछ सैलाइएंट फीचर्स हैं। मैं चश्मा पहनता हूँ, मेरे कानों में इयररिंग्स हैं, कुंडल जिन्हें बोलते हैं। मेरे मेरे पास 2 आँख है, 1 नाक है, मेरे पास लिप्स हैं, मेरे मेरे पास दाढ़ी है, बाल है, मैं वाइट कलर की टी-शर्ट पहन करके बैठा हूँ। ठीक है, ये सब मेरे सैलाइएंट फीचर्स हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब मेरे बारे पर जो चीज़ निकल कर के आएँगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे को बाकी लोगों से यूनिक बनाता है। मेरा ड्रेसिंग सेंस, मेरा परफ्यूम, मेरा चश्मा पहनना, मेरा सोचने का तरीका, दीज़ things are something that makes me unique, that makes me stand out from other people, and we all have those salient features. हम सब सेम नहीं है, हम सब डिफरेंट हैं। अगर आप अपनी बात लेकर चलो तो आप डिफरेंट हो, मुझसे काफ़ी डिफरेंट हो, आप अपने क्लास में बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट हो। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको उन लोगों से यूनिक बनाती है, एंड इन यूनिक चीज़ों को हम बोलते हैं सैलाइएंट फीचर्स। दीज आर आर सैलाइएंट फीचर्स। तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ सैलाइएंट फीचर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सैलाइएंट फीचर्स के बारे पर इन डेप्थ समझेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप पेन और कॉपी लेकर के रेडी हो सकते हो, बिकॉज वन बाय वन हम इनको कवर करेंगे। यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग इन डिटेल, जस्ट जो हेडिंग्स हैं, जो सैलाइएंट फीचर्स हैं, उनको आप लिख लो सो दैट यू कुड रिमेंबर एंड लर्न देम। क्योंकि कभी कभार एग्जाम्स पर इन चीज़ों को पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलाइएंट फीचर्स क्या क्या हैं। कुछ जगह पर इसको लीगल मेथड से पढ़ाया जाता है, कुछ जगह पर इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ाया जाता है। बट अगर आप अभी पढ़ लो दैट इज़ गुड। अगर आप नहीं भी पढ़ते, आपके सिलेबस पर नहीं है, तो यू विल हैव टू रिविजिट दिस वीडियो व्हेन यू विल बी स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इस चीज़ को पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इट्स योर चॉइस। तो सैलाइएंट फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक क्या बनाता है। सबसे पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी का है अगर, वो इंडिया का है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, रिटन एंड अनरिटन। अब अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे पास एग्जांपल है यूएसए, इंडिया, है ना। अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे पास एग्जांपल है यूके का। यूके के पास कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो बिना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। जब हम पढ़ेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम देखेंगे कि दिस समथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो तब हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे। बट अभी समझने के लिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट्स द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी नेशन इन द वर्ल्ड। अब आई वाज रीडिंग समवेयर, एक मैंने कोर्स किया था अमेरिकन लॉ का। तो देयर वाज अ स्टेट इन अमेरिका जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इज द बल्किएस्ट एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, आई कांट रिकॉल इट। उसका कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया से भी बड़ा है, आई चेकड इट आउट। अगर आपको, आप चेक करना, अगर ध्यान आएगा तो कमेंट करके मुझे भी याद दिला देना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। देयर इज अ स्टेट इन यूएस जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इज द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब बट वो स्टेट है। यूएस का इज द 7 आर्टिकल्स। यूएस के स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथियर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो आई रेड इट इन अ कोर्स इन अमेरिकन लॉज समवेयर, आई विल फाइंड इट आउट। अगर आप गूगल करके ढूंढो तो ट्राई टू फाइंड इट आउट, अदरवाइज आई ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, तो ये हमारा पहला है। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथीएस्ट क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि ये बहुत डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेमस थे, उन्होंने इसको बहुत इन डेप्थ, इन डिटेल और बहुत सोच समझ करके इसको लिखा था। ठीक है, उसके अलावा जोग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, और हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमने उसको स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो कैसे इसको गवर्न कराया जाएगा। वैसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, तो उन लोगों के आइडियाज़, उन सब ने मिल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत लेंदी बनाया है।
कि सब कुछ यहाँ हम लिख करके दे रहे हैं। अब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 7 आर्टिकल्स, बहुत लिमिटेड, बट जुडिशरी का स्कोप है उसको इंटरप्रेट करने का। यहाँ हमने मैक्सिमम चीज़ें लिख दी हैं, तो उतना ही कम स्कोप है इंटरप्रेट करने का, बट एवरीथिंग इज रिटन डाउन कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, हम सब लिख चुके हैं। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट salient features, that is it is the lengthiest written constitution in the world. सेकंड फीचर क्या है कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब बाकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोग आके बैठे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन बने, लोग आकर के बैठे बना दिया। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव और बहुत सारे लोग थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर, उन लोगों ने मिल करके अलग अलग सोर्सेज को देखा, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ा, उनको पढ़ा, उनको समझा, और जो जो चीज़ उनको रेलेवेंट लगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर उनको कन्वर्ट करके लिखा। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे हम लोगों ने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर, जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको आप लीगल हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे। उसी के ऊपर हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बेस कर रखा है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब लगभग मोर देन 250 प्रोविजंस हम लोगों ने वहां से उठा करके ले रखे। उसके अलावा द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी, प्रेसिडेंशियल होगी, प्राइम मिनिस्टरियल होगी, है ना, वो कहाँ से हम उठा करके ले रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज, है ना, वो हम कहाँ से उठा करके ले रहे हैं। गवर्नमेंट कैसी होगी, कैबिनेट गवर्नमेंट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कैसी होगी। हम लोगों ने अलग अलग देश के अलग अलग संविधानों को पकड़ा, उनको देखा और उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढालते हुए हम लोगों ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रेडी करा। दैट इज अ सेकेंड salient features. Third is there is a blend of rigidity and flexibility. Third, first क्या था, is the lengthiest written constitution. Second was drawn from various sources. Third one is a blend of rigidity and flexibility. अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, यूएस इज अ फेडरेशन, अलग अलग स्टेट्स आकर के साथ मिले, उन लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कोई पार्टी आकर के चाहती है कि वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं, ब्लेंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अगर कोई सिंपल प्रोविजन चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी इसको चेंज कर सकती है, बट वहीं पर को अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोविजन चेंज करना है जिससे बहुत चीज़ें इंपैक्टफुल होंगी, तो उस केस में 2/3 रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट भी चाहिए। तो दैट थिंग इज देयर। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी है हमने वो भी ले रखी है, और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी है हमने वो भी ले रखी है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बना रखा है और हमने उसको रिजिड भी बना रखा है कि इसको चेंज करना ईजी भी है और चेंज करना डिफिकल्ट भी है, डिपेंड्स ऑन हम चेंज क्या कर रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड salient फीचर्स विच सेट इंडिया अपार्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे देयर इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब ये क्या होता है, हमने बात करी थी अभी यूएस की, हमने क्या बोला, यूएस इज अ फेडरेशन, अलग अलग स्टेट्स आकर के साथ जुड़े हैं, तो हर स्टेट अपने में सोवरीन है। अगर मैं न्यूयॉर्क हूँ, अगर मैं वाशिंगटन हूँ, अगर मैं अलास्का हूँ, अगर मैं न्यूयॉर्क हूँ, मतलब जो जो स्टेट्स यूएस के हैं, नॉट रिकॉलिंग द नेम, जहाँ आप चले जाओ, जिस स्टेट पर आप हो यूएस के, वो स्टेट अपने आप पे सोवरीन है, दूसरा स्टेट उसे काम पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, और वो यूएस को बना करके देता है। हर स्टेट सेंटर से ज़्यादा पावरफुल है, तो हर स्टेट के पास पावर है कि सेंटर के लॉ को ना मान करके अपना खुद का लॉ बना करके कंट्रोल करते हुए चले। बट जब बात निकल करके आएगी सेंट्रल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की, तब सेंट्रल लॉ प्रिवील करेंगे। अदरवाइज अपने स्टेट के अंदर वो स्टेट पावरफुल है, वो चाहे तो अपने, जैसे कुछ स्टेट्स पर एज ऑफ कंसेंट 18 है, कुछ पे 16 है, वैसे कुछ वोटिंग का क्राइटेरिया अलग है, शादी की एज अलग है, टैक्सेस अलग अलग है, हर स्टेट का अपना अपना फंडा है। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है। हम लोग फेडरेशन है, हम लोग भी, हमारे पास एक फेडरल सिस्टम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट्स हैं, हम सब साथ जुड़ करके आए हैं। बट द थिंग इज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल है, वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो हर स्टेट के ऊपर लागू होगा। आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जितने भी आप एक्ट पढ़ते हुए आओगे आगे को, तो सेंट्रल लॉज पूरे स्टेट के ऊपर, पूरे देश के ऊपर अप्लाई होते हैं। यूएस के अंदर स्टेट के पास पावर है कि हर लॉ अपना खुद का बनाए, बिकॉज उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ 7 आर्टिकल्स का, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो जब हमारा आर्टिकल 1 हम पढ़ते हैं, वो क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो हम बात करें यूनियन ऑफ स्टेट्स की, इसका दो मतलब है।
पहला मतलब क्या है कि जो इंडिया है इट्स नॉट समथिंग कि जो साथ में आकर के बना है कि हर स्टेट साथ साथ आकर के इंडिया को फॉर्म करा है, नहीं। इंडिया ने खुद को फॉर्म करा, सबको यूनियन डिक्लेयर कर रखा है। सेकंड थिंग दैट देयर इज जो डिफरेंस इंडिया में निकल करके आता है वो ये आता है कि यूएस में अगर कोई स्टेट चाहे, उसको लग रहा है कि यूएस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दिक्कत कर रही है, उसकी बात नहीं मान रही है, स्टेट को कोई इज्जत नहीं हो रही है, तो चाहे तो यूएस से अलग हो सकता है, ठीक है। इट कैन सिसीड फ्रॉम यूएस, वो वहां से बाहर निकल करके आ सकता है, मुझे यूएस के साथ नहीं रहना। बट इंडिया के केस में इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाट सेट्स इंडिया असाइड। सो इंडिया हैज अ फोर्थ, जो इंडिया का सैलेंट फीचर्स है, इट इज अ फेडरल सिस्टम विद अ यूनिटरी बायस, ठीक है। अब बात करेंगे हम पांचवें फॉर्म की, विच इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया ने जो अडॉप्ट करा है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा एक पार्लियामेंट है जहाँ दो चैम्बर्स है, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट के अंदर भी विधानसभा, विधान परिषद, है ना। तो यहाँ पर को भी हमने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। अब यूएस के अंदर इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया जो है ये बात करता है कोऑपरेशन की, यूएस बात करता है कंपटीशन की, ठीक है। तो यूएस में क्या है, जैसे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है। इंडिया पे ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया पर एग्जीक्यूटिव जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो आपकी प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होती है वो एग्जीक्यूटिव भी होती है और वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एज सच। तो ये इंडिया का एक और फीचर है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में क्या यूनिक है कि जो पार्टी मेजोरिटी में होगी दैट पार्टी विल रूल। बीजेपी, कांग्रेस, एनडीए, यूपीए, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, आप देखते हुए आ रहे हो पिछले पास टाइम से, जो पार्टी मेजोरिटी पर होगी वो पार्टी रूल करेगी। उसके अलावा जब हम बात करते हैं यूएस की, वहाँ एग्जीक्यूटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो बेसिकली देश को रन करते हैं। कांग्रेस का काम सिर्फ लॉ बनाना है वहाँ की, और एग्जीक्यूटिव का काम उनको एग्जीक्यूट करना है और बाकी काम करना है। मेन देश एग्जीक्यूटिव चला रहे हैं, बट इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट सेट्स इंडिया असाइड। उसके अलावा जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव्स होंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेचर, कि अगर कोई गलत काम करेंगे तो लेजिस्लेचर उनको खड़ा करेगी कि आपने ऐसा काम कर कैसे दिया, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्टर कहाँ से निकल करके आते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं कहाँ से बनते हैं, दे आर फ्रॉम द लेजिस्लेचर ओनली, ठीक है। और जो आपका लीडर होता है देश का, वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। In case of state, in case of nation, president is the de jure head, है ना। by law president is the head, but in fact the head is the prime minister, है ना। तो जो ये सिस्टम निकल करके आ रहा है, दैट इज समथिंग दैट सेट्स इंडिया असाइड फ्रॉम अदर कंट्रीज। जैसे यूएस है, वहाँ प्रेसिडेंट इज सोवरीन, प्रेसिडेंट इज दी हेड। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, कि प्राइम मिनिस्टर जो है ही रन्स द नेशन बट ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की, इट्स अ सोवरीन बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरीन, बिकॉज वहाँ की पार्लियामेंट सोवरीन है, वहाँ की पार्लियामेंट चाहे तो, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सोवरीन है और हम सोवरीन है, बिकॉज हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे रखा है, हमने इसमें बात करी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इफ यू सी द प्रीवियस वीडियोस, वहाँ कहीं हमने इस बारे पर बात करी है। सो द थिंग इज, यूएस यूके के केस पर देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, सो द पार्लियामेंट ऑफ द यूके इज सोवरीन। वो जो बनाएगी वो होगा। इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोवरीन। पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, बट चेक्स हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट की, अगर कुछ गलत करोगे तो वी विल डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स इंडिया यूनिक। सो द फिफ्थ इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर निकल करके आता है देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो जुडिशरी भी सुप्रीम है और पार्लियामेंट सोवरीन भी है, दोनों का ब्लेंड है, मिक्सचर है, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। जैसे यूके के केस में हमने अभी बात करी कि यूके के केस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरीन, जो पार्लियामेंट ने बोला वो लॉ बन जाएगा एंड दैट लॉ विल गो ऑन। पहले जो लॉ बनेगा वो लॉ विल गो ऑन, द जजेस विल डिसाइड एज पर द एक्ट जो बन गया। इंडिया के केस पर क्या है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना करके देगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिक्लेयर इट वाइड, खत्म, लॉ गया। बट अगर वहीं पर को पार्लियामेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है और जो करना चाह रहे हैं उनको करना ही करना है, देन दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेक्स पार्लियामेंट अगेन सोवरीन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात निकल करके आ जाएगी, तो जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर पे चीज निकल करके आ रही है वो चीज सिक्योर है, देन इट विल बी ओपन टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो इंडिया में एक सिंथेसिस है ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है। उसके बाद हम लोगों ने अभी बात करी थी पिछली वीडियो पर रूल ऑफ लॉ की। इंडिया फॉलोज रूल ऑफ लॉ, हमने बात करी थी आर्टिकल 14, 21, 19,
equality before law, predominance of legal spirit, judicial activism, और supremacy of law, constitution of India, है ना. We talked about all these things in our previous videos. तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, इट्स ऑल्सो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया अडॉप्ट्स रूल ऑफ लॉ विच मेक्स इंडिया अ स्पेशल नेशन. ठीक है. उसके अलावा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है दैट्स इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट कैसे? जुडिशरी इज अ कंप्लीट सेपरेट विंग. लास्ट वीडियो में बात करी थी सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. जुडिशरी इज सेपरेट, इट इज अ सेपरेट विंग ऑफ गवर्नमेंट, अ सेपरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज जुडिशरी फॉर यू. बट इट इज इंटीग्रेटेड. कैसे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, है ना. जुरिस्डिक्शन वाइज डिफरेंसेस कैसे निकल करके आएंगे. वी विल टॉक अबाउट जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया अगली वीडियो पर. इसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा आज. तो विल टॉक अबाउट जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, थोड़ा वहाँ बात कर लेंगे एक बार. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे इंडियन सिस्टम को, सो द जुडिशरी इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम. एक सिंगल जुडिशरी है. मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट भी ऑर्डर पास कर रहा है, एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर पास कर रहे हैं, दे पास ऑर्डर्स, बट इट इज ऑन जुडिशियल स्क्रूटिनी, जुडिशियल सुपरविजन के ऊपर सब कुछ बेस्ड है. ठीक है. तो साथ ही साथ जो जुडिशरी है इट इज फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम द लेजिस्लेचर. सेपरेशन ऑफ पावर का हम डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं. एंड द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जुडिशरी हम लोगों ने पूरा एक हायरार्की बना रखी है कोर्ट्स की, कैसे कोर्ट रन करेगी. ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ऑर्डर, तो इसका जो ऑर्डर्स होंगे इट विल बी बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स एंड एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट विल बी एक्टिंग एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो बंद रखा है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसको प्रोटेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट करेगा. ठीक है. और उसके अलावा वी हैव जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया की. अगर कभी लगता है कैसे करना है, क्या करना है, तो वी हैव जुडिशियल एक्टिविज्म. अगर कोई बॉडी अपनी पावर को इंक्रोच करता है, जुडिशियल एक्टिविज्म. सो वी हैव एन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. दैट इज अवर एर्थ पॉइंट. देन उसके बाद what makes India unique? So what makes India unique is that we have fundamental rights, part 3 of the constitution. फंडामेंटल राइट्स क्या है? सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं. वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट. इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना. वी हैव ऑल दीज राइट्स, राइट. तो हम लोगों के पास ये सब फंडामेंटल राइट्स इजीली अवेलेबल हैं, राइट. तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं वो इंडिया को अलग बना कर देता है, क्योंकि बहुत सारे नेशंस के अंदर राइट्स मेंशन नहीं होते. पॉसिबल है, बट इट इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स इंडिया दीज फंडामेंटल राइट्स. हमने बात करी थी, हम आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में वीडियो बनाएंगे हम देखेंगे कि 6 राइट्स होते हैं. हमने भी एक हल्का सा जिसमें बात कर ली है. और दीज राइट्स आर समथिंग दैट आर फॉर एवरीवन. और जो मेजोरिटी होगी दे कैन नॉट टेक राइट्स अवे फ्रॉम द माइनॉरिटी. राइट, सबके पास अवेलेबल है. और इसका जो पर्पस है वो ये है कि आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करो. बिकॉज हमने क्या बात करा था मॉब लिंचिंग की लास्ट वीडियो पर. अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो इट्स डेमोक्रेसी इन एक्शन, बिकॉज मेजोरिटी रूल्स, दैट्स डेमोक्रेसी. बट ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटी, दैट इज वाई इट स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी. ठीक है. सो वी हैव दोस फंडामेंटल राइट्स. इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं जस्टिसिएबल हैं, विच मीन्स अगर कोई इनको इन्फ्रिंज करता है वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. और क्यों जा सकते हैं इसमें हम बाद में बात करेंगे. दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बीइंग कि अगर आपके लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हैं यू कैन गो टू हाई कोर्ट विद रिट. और अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं यू कैन गो टू हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट. बट मैक्सिमम केस में क्या होता है, बोला जाता है कि आप हाई कोर्ट जाओ जब भी आपके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, कि हाई कोर्ट जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट अपील पर आना. बट कभी आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाएं तो क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? द आंसर इज येस. और क्यों, इसको हम आगे समझेंगे, बट आई थिंक इसकी बता देता हूँ. द आंसर इज आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपके पास है इट्स अ फंडामेंटल राइट. अगर आपका फंडामेंटल राइट ही है सुप्रीम कोर्ट जाना तो उसको आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो, राइट. तो जब आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ लोग बहुत हद तक कंफ्यूज होते हैं. आगे हम बात करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल पे पढ़ेंगे. ठीक है. आई थिंक आई एम स्पीकिंग अ बिट फास्ट, आई एम गोना स्लो डाउन अ बिट. तो वी हैव फंडामेंटल राइट्स. उसके अलावा क्या होगा, देखो हमने बात करी फंडामेंटल राइट्स की. देन कम्स DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. अब ये इंडिया केस में एक नोवल आइडिया है बिकॉज सब हमारे फ्रेमर्स बैठे थे, दे वांटेड टू डू समथिंग गुड फॉर इंडिया. दे वांट टू क्रिएट इंडिया अ गुड कंट्री, अ कंट्री जहाँ पर को फ्रीडम निकल करके, जहाँ लोग खुश हो पाए. बट द प्रॉब्लम वॉज
इंडिया वॉज पुअर एट दैट टाइम। जब अंग्रेज छोड़ करके गए थे हम काफ़ी गरीब हो गए थे, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, हमारे पास ना पैसा था ना कुछ था ना कुछ था। सो इट वॉज वेरी हार्ड टू इनकॉर्पोरेट एवरी आइडियाज दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल फेमस वांटेड टू पुट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी रेमेडी निकाली गई कि हम लोग एक चैप्टर बनाते हैं डीपीएसपी का, जहां हम बोलेंगे कि स्टेट को कैसे गवर्न करना चाहिए। अगर आप इन पॉलिसीज को फॉलो करोगे स्टेट विल रन इन अ गुड वे। बट अभी हम नहीं कर सकते, द रीजन भी हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट कर देंगे एज अ फंडामेंटल राइट, देन कोई आकर केस करेगा और सुप्रीम कोर्ट से हमको फिर पे करना पड़ेगा, और इंडिया उस पोजीशन में नहीं था। सो दे एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट सेट ऑफ पॉलिसीज which are known as directive principles of state policy, and these policies are enshrined under पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पॉलिसीज बाइंडिंग नहीं है बट दे आर एज अ लैंडमार्क, अ रोड मैप कि कैसे देश चलाना है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यूनिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवन अगर आप आगे पढ़ोगे जैसे केस ऑफ मिनर्वा मिल, ठीक है, उस केस को जब आप पढ़ोगे तो उस केस में कहा गया है कि दीज फंडामेंटल जो आपके ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे बैलेंस आउट ईच अदर, दे आर बेस्ड ऑन ईच अदर। ठीक है, दे बेड रॉक ऑफ ईच अदर। मतलब जजमेंट में वर्डिंग्स कुछ और हैं बट जस्ट इज दैट। हमारे पास अब हमने बात कर ली फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपीस की, देन वी कैन गो टू फंडामेंटल ड्यूटीज। अनदर सेपरेट फीचर फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये क्या होती हैं? जब हम लोगों का 42nd अमेंडमेंट जब निकल करके आया था तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंदिरा गांधी को। आई एम गेटिंग अ बिट कंफ्यूज्ड, बट 42nd अमेंडमेंट में ही फंडामेंटल ड्यूटीज निकल करके आई थी। दैट इज समथिंग दैट आई एम श्योर अबाउट। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंज करे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड दे फेल्ट अ नीड कि हमने लोगों को राइट्स दे रखे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूटीज एज वेल। नाउ जो ड्यूटीज हैं इनको हमने ऐड करा था पार्ट 4A में। पार्ट 4 एक अमेंडमेंट ला करके पार्ट 4A बनाया था, बट द सेम इज नॉट बाइंडिंग बिफोर द कोर्ट। तो कोई ड्यूटी फॉलो ना भी करे, इट इज़ नॉट अ बिग डील। आज के टाइम पे वी हैव अराउंड 11 ड्यूटीज हैं हमारे पास आज के टाइम पर। तो दीज 11 ड्यूटीज आर समथिंग दैट deals upon which makes India unique. It's a salient feature of the Indian Constitution. इसके अलावा हम बात कर सकते हैं सेक्युलरिज्म के बारे पर। इंडिया फॉलो सेक्युलरिज्म विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ये सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हो सकते हैं। सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो जो सेक्युलर वर्ड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज इंडिया को एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। कुछ स्टेट सेक्युलर नहीं होते, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट, दे आर नॉट सेक्युलर। कुछ स्टेट सेक्युलर है, जैसे फ्रांस सेक्युलर है, यूएस सेक्युलर है, इंडिया सेक्युलर है, बट फिर डिफरेंस निकल करके आता है। इंडिया और फ्रांस काफ़ी डिफरेंट है व्हेन वी फॉलो टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है इट इज़ अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। वी बिलीव कि सारे रिलीजन हैं, उन सब रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, जिसको जो प्रोफेस करना है प्रोफेस करने दो। अगर आप हिंदू हो आप हिंदुज़म प्रोफेस करो, आप मुस्लिम हो आप इस्लाम पर प्रोफेस करो, आप क्रिश्चियन हो आप क्रिश्चियनिटी प्रोफेस करो, आपकी मर्जी, आपका धर्म, आप जानो, बट स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। वहीं पर को अगर आप बात करो फ्रांस की, इट टॉक्स अबाउट अ नेगेटिव सेक्युलरिज्म। फ्रांस के केस पर क्या है, अगर आप रिलीजन को बाहर दिखाओगे इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ इलीगल। ठीक है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म भी होता है। तो हम लोग पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, एंड वो जो है आपका फ्रांस नेगेटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। जैसे इंडिया में अगर आप चाहो तिलक लगा करके हाथ में कंगन पहन कड़ा पहन करके आप जा सकते हो, फ्रांस में आप वो काम करोगे दैट इज इलीगल, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म बिकॉज वहाँ सेक्युलरिज्म माना जाता है, देयर इज नो रिलीजन, समथिंग लाइक दैट। इस सिंपल वर्ड्स में समझने के लिए, इट्स नॉट दैट सेक्युलरिज्म इज समथिंग की व्हिच टॉक्स अबाउट द स्टेट हैज नो रिलीजन। ठीक है, बेसिक सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट हैज नो रिलीजन। अब डिपेंड करता है स्टेट रिलीजन को पावर दे रहा है, स्टेट रिलीजन को लोगों को अलाउ कर रहा है फॉलो करना, अलाउ नहीं कर रहा है फॉलो करना, दैट मेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्युलरिज्म। ठीक है, और हर स्टेट जो होगा वो हर जो स्टेट होगा वो हर इंसान के रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा। वी हैव फंडामेंटल राइट्स फॉर दैट, राइट टू रिलीजन है ना, राइट टू एस्टैब्लिश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, वो सब जो राइट्स हैं दे प्रोटेक्टिव सेक्युलरिज्म। उसके अलावा जो इंडिया को अलग बना करके देता है फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब
कुछ कंट्रीज से पहले, जैसे हम यूएस की बात करें, यूएस में शुरू के टाइम पर इन 1700 1800 पहले सिर्फ द वाइट मैन हैड पावर टू वोट। उसके बाद फिर white men and black men had power to vote. Women were not allowed to vote. And last में women were also allowed to vote. But India में from day one we have allowed all the citizens जो 21 साल के ऊपर थे to vote. अब वो एज कम करके 18 हो चुकी है, तो आज के टाइम पर अगर कोई 18 साल से ऊपर का इंसान है, he or she can vote. एक इंसान एक वोट दे सकता है, ठीक है। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, अनदर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा हम बात करेंगे अगली फीचर की, विच इज फीचर नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। फीचर नंबर 14 इज सिंगल सिटीजनशिप। जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, इंडिया में वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप बात करो यूएस की, तो वहाँ पर को मल्टीपल डुअल सिटीजनशिप होती है, सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट यू आर बोर्न इन। लेट अस से मैं यूएस में पैदा हुआ, आई वाज बोर्न ऑन कैलिफोर्निया, तो मेरे पास कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप होगी और साथ में यूएस की सिटीजनशिप होगी। अब मुझे कैलिफोर्निया से बाहर निकल करके जाना है, तो मुझे प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेवलिंग अब्रॉड फ्रॉम यूएसए, देन यूएस का पासपोर्ट होगा, ठीक है, वो डिफरेंस है। इंडिया में पूरे इंडिया की सेम सिटीजनशिप है। मैं उत्तराखंड का बॉर्न हूँ, आई डोंट हैव अ सिटीजनशिप ऑफ उत्तराखंड, आई हैव अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिटीजनशिप एंड यूएस सिटीजनशिप। वहाँ दो आपके पास सिटीजनशिप होंगी, यूएस की और द स्टेट इन विच यू आर बॉर्न। तो वी कॉल इंडिया को जो यूनिक बनाता है विच इज द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। Now we come to 15, which is independent bodies. Indian constitution talks about certain independent bodies, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड पीपल लाइक दैट, इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट, ठीक है। हम लोगों ने स्टेट के अंदर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना के रखे हैं। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेटअप के अंदर कुछ बॉडीज बना रखी हैं जो ऑटोनॉमस है फ्रॉम द स्टेट, दे चेक ओवर द स्टेट। इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के केस पर स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, जो रूलिंग पार्टी है वो इंटरवीन करिए, नहीं। इलेक्शन कमीशन सेपरेट बॉडी, यूपीएससी सेपरेट बॉडी जो एग्जाम्स कंडक्ट करेगी एग्जीक्यूटिव्स का, आईएएस यहाँ से बनते हैं, यूपीएससी इट्स अ सेपरेट ऑटोनोमस बॉडी। कैग, वैसे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, है ना। एडवोकेट जनरल शायद नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ बॉडी, मल्टीपल बॉडीज लाइक दैट। उसके अलावा व्हाट मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इज इमरजेंसी प्रोविजंस। वी हैव द कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी। अब जब बात करते हैं इमरजेंसी की, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में दे रखी इमरजेंसी। 352 टॉक्स अबाउट सिचुएशन जहाँ वॉर हो जाए या इंटरनल अग्रेशन हो जाए, आर्म रिबेलियन हो जाए। अगर इंडिया के लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन करते हैं तो इंडिया विल डिक्लेयर अ इमरजेंसी, ठीक है। दैट विल बी एन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जिसे बोलते हैं। एक बार इंडिया में लागू करी भी गई है 76 के टाइम पर, ब्लैक एरा ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो वी हैव दैट प्रोविजन 352। 356 जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट के अंदर वो फेल हो जाए। जैसे आपने वोट करा बट गवर्नमेंट बनने से रेडी नहीं हो रही है, गवर्नमेंट बन ही नहीं पा रही है, या गवर्नमेंट बन गई और गिर गई, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाए, तो इस केस पर द पावर गोज टू द प्रेसिडेंट। इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल, 356 के अंदर दे रखा है। देन थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी कभी देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस निकल करके आ जाए, देन गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर दिस इमरजेंसी एंड देन दे कैन टेक अवे द फंडिंग ऑफ पीपल, जो पैसा काट सकती है। दे कैन टेक बैंक अंडर देयर कंट्रोल, दे कैन टेक अवे योर मनी, थिंग्स लाइक दैट। तो यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। उसके अलावा व्हाट वी हैव दैट मेक्स अस यूनिक इज 3-tier गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायत, ब्लॉक प्रमुख वगैरह जो बनते हैं, ये सब चीज़ें निकल करके आती हैं, लोअर सेल्फ गवर्नेंस, उसकी हम बात यहाँ पर को कर रहे हैं, जिससे 3-tier गवर्नमेंट सिस्टम। और शुरू पर ये नहीं था बट इट केम आफ्टर द 74th अमेंडमेंट एक्ट, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी शायद, वो उसको लेकर के आई थी अलॉन्ग। उसके बाद एक निकल करके आया था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इंडिया में आज के पास पावर है टू स्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं दे आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज़ एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट टू स्टार्ट देम। आर्टिकल 19 के अंदर यू हैव पावर टू स्टार्ट दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड इसका पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है, गवर्नमेंट इसमें पार्ट होती है टू
टेक कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल अराउंड टू स्टार्ट सोसाइटीज कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, देश का विकास हो सके, दूध जा सके, रोड्स बन सकें, है ना, थिंग्स लाइक दैट। इसको ग्रो करने के लिए वी नीड सोसाइटीज लाइक दीज। सो दीज आर सर्टेन 18 पॉइंट्स के बाद लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। If I sum them up, lengthiest constitution drawn from different sources. Then we had the blend of rigidity and flexibility. उसके बाद हम लोगों का जो सिस्टम है, it is a federal system with a unitary bias. उसके अलावा we have parliamentary form of government. We have a synthesis of judicial supremacy as well as the parliament sovereignty. फिर we talked about rule of law. Rule of law के बाद we talked about having fundamental rights. We talked about DPSPs, which is directive principle of state policy. We talked about fundamental duties. We talked about secularism, universal adult franchise. We talked about a single citizenship for every citizen of the nation. Then we talked about independent bodies like Election Commission, CAG, and things like that. Then we talked about cooperative societies. We talked about emergency provisions, and we talked about the 3-tier government. ठीक है, so these are certain features that makes Indian Constitution unique. So they are the salient features of Indian Constitution. जब हम बात करें salient features की, then we have to understand the philosophy of the Constitution. जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था, the people who drafted the Constitution were the one who suffered a lot under British Empire. Their liberties were curtailed. They were sent to jail for no purpose, है ना? They suffered a lot. So they wanted to create India system जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो. So the Indian Constitution जब बना था, तो they thought about lot many things कि हम इंडिया को हम कैसा बनाएंगे. They had a vision. तो जो हम preamble पढ़ते हैं ना, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic, political justice. I forgot the preamble. Justice, social, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, और fraternity to, मतलब जो चीज़ें हैं, I forgot the preamble, sorry, I can't recall it. तो जो preamble के अंदर चीज़ें दे रखी हैं, they wanted to create India something like that. तो जो philosophy इंडिया के पीछे निकल करके आई है, सेक्युलरिज्म की, डेमोक्रेसी की, सोवरेनिटी की, सर्वोदय की, कि हम जितने भी इंडिया के लोग होंगे हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे. आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज निकाल कर लेकर के आए. वी टॉक्ड अबाउट सोशलिज्म कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो सोशल, इंडिया इज अ सोशलिस्ट नेशन, राइट? सोशलिज्म कि हम एक वेलफेयर स्टेट बनेंगे. Instead of being a police state, we will do the welfare of people. लोगों का भला करेंगे. Then we have Gandhianism, जो महात्मा गांधी की philosophy है. We have adopted that. Liberalism, हम लोगों को आज़ादी देंगे. We will give more rights to people. Let them do what they want to do. We will create decentralization. Power को हम नीचे divide करेंगे कि आपके पास पावर रखो. You will work. महात्मा गांधी की जो philosophy थी, it was like कि the central government should have limited power. बहुत ना कि बराबर पावर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, थिंग्स लाइक दैट. बाकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी लोकल सेल गवर्नमेंट के पास होगी, बिकॉज दैट लोकल सेल गवर्नमेंट वुड नो हाउ टू रन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द नेशन. बट उसको अडॉप्ट नहीं करा गया था, जबकि उल्टा अडॉप्ट कर लिया गया था. द सेंट्रल केप्ट द ऑलमोस्ट ऑल द पावर एंड गिव मिनिमल पावर टू local self government, but that was the feature. Then we had liberalism, we had mixed economy, है ना, गांधीवाद हम फॉलो करते हैं. तो these are certain features that set Indian constitution a bit aside from other constitution of the world. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना. क्या पता उन लोगों का भला भी हो जाए. और आई ट्राई टू क्रिएट नोट्स. मुझे नोट्स की बहुत डिमांड आ रही है. आई एम वर्किंग ऑन इट, बट दिक्कत इसकी आई डोंट नो हाउ टू सेंड इट आउट. तो उसका कुछ मैकेनिज्म देखना पड़ेगा भेजने का नोट्स को. आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. आई अदर सेंड इट टू अ प्लेटफॉर्म जो नोट्स बेचता वगैरह है. समवेयर फ्रॉम देयर यू कैन गेट दोज नोट्स, और वी विल सी समथिंग अबाउट नोट्स का क्या होगा. डोंट वरी अबाउट नोट्स, आई डू समथिंग अबाउट नोट्स. आई एम प्लानिंग इज कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं पूरे लीगल मेथड्स कवर कर लूँ. फिर आई एम प्लानिंग टू क्रिएट एन एंटायर वेबिनार काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर को पूरा 3-4 घंटा बैठ करके हम पूरा लीगल मेथड्स का सिलेबस जो है उसको इन शॉर्ट कवर कर लेंगे. आई क्रिएटेड एज अ वेबिनार, ठीक है, जो रिकरिंग बेसिस में मैं करते रहूँगा. यू कैन कम ज्वाइन दैट वेबिनार. वहाँ से वी कैन आस्क क्वेश्चंस एंड थिंग्स लाइक दैट. वी विल फाइंड सर्टेन थिंग्स और दी अदर. तो वीडियो में ही एंड करते हैं. हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जहाँ हम बात करेंगे दी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. ठीक है,
हमने बात करी थी अभी हायरार्की थोड़ी थोड़ी बहुत। अगली वीडियो पर हम इन डिटेल समझेंगे कि जुडिशरी इंडिया में कैसे काम करती है, द हायरार्की ऑफ कोर्ट दैट देयर इज, एंड वी विल डील अबाउट दैट। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।